नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के बयानों के बाद ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। नुसरत मिर्जा के खुलासे के बाद से ही बीजेपी हामिद अंसारी पर हमलावर है, लेकिन अंसारी ने साफ कर दिया था कि वो न तो मिर्जा को जानते हैं और न उसे कभी बुलाया। अब इस मामले में एक नए खुलासे से हामिद अंसारी फिर विवादों में घेरे में हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2010 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के ऑफिस ने फोन कर आयोजकों से कहा था कि वो पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा को आमंत्रित करें। कुछ दिन पहले पाक पत्रकार मिर्जा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो साल 2005 से 11 के दौरान कई बार भारत आए और यहां उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए कई जानकारियां जुटाई। इन आरोपों का हामिद अंसारी ने खंडन किया। शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक तस्वीर शेयर करते हुए 27 अक्टूबर 2009 की एक मीटिंग के बारे में बताया, जिसमें अंसारी के साथ वो पत्रकार भी दिखाई देता है। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल किया कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये जानकारी क्यों छिपाई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह से कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता है। बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की जानकारी उनके कार्यालय को होती है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे कार्यक्रम में जासूसों को शामिल कर देश की अखंडता को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस और हामिद अंसारी से कुछ सवाल पूछे हैं। इस बैठक में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुए हैं। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को वीजा क्यों दिया गया? वो भारत आकर रेकी करता है और उस जानकारी का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भारतीयों की जान को खतरे में क्यों डाला गया? हामिद अंसारी जी, क्या नियत में खोट था कि इस 2009 के कार्यक्रम का जिक्र आपने अपने बयान में नहीं किया? बीजेपी के इन आरोपों को बल दिया ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने। उन्होंने कांग्रेस और हामिद अंसारी को लेकर नया खुलासा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने हामिद अंसारी पर जानकारी छिपाने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी और उनके दोस्त जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सम्मेलन में नुसरत मिर्जा के साथ दोस्ती कर रहे थे। देश भर में सभी पात्र वयस्कों को एहतियाती निःशुल्क खुराक देने की शुरुआत हो गई। ये अभियान अगले 75 दिनों तक चलेगा। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ सहित सभी जगहों पर वयस्कों को कोविड-19 रोकथाम की एहतियाती खुराक दिए जाने का शुभारंभ हुआ। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने निर्माण भवन स्थित कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव पहल का शुभारंभ किया। अमृत महोत्सव के तहत 30 सितंबर तक ये अभियान जारी रहेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर निःशुल्क एहतियाती खुराक की शुरुआत की। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अभियान का शुभारंभ किया। जिन भी वयस्कों को कोविड-19 रोकथाम की दूसरी खुराक लिए हुए 6 महीने या 26 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, वो एहतियाती खुराक के पात्र हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में भी लोग मुफ्त एहतियाती खुराक लेने के लिए उत्साहित नजर आए। मुंबई के सबसे बड़े सेंटर BKC जंबो सेंटर में सुबह 10 बजे ही काफी भीड़ नजर आई। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पात्र लोगों को एहतियाती खुराक दिए जाने का शुभारंभ हुआ। असम के कामरूप में भी कोविड-19 टीकाकरण अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भाटापारा के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर ध्रुव ज्योति हजारिका ने कहा कि 18 से 59 साल तक के लोगों के लिए 67 केंद्र खोले गए हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर चुके हैं। बैठक में अगले 75 दिनों के लिए शुरू किए गए मुफ्त एहतियाती टीके अभियान की समीक्षा की गई। सदी में अब तक की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी कोविड-19 के खिलाफ देश में टीकाकरण का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को हुआ था। शुरुआती तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण किया गया और 21 जून 2021 से सभी पात्र लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199 करोड़ 47 लाख से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। दुनिया भर में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। केरल में मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सक्रिय हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर मंकीपॉक्स के लिए मई में बनी गाइडलाइंस को ठीक से लागू करने की सलाह दी है।
मामला सामने आने पर एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स के पुष्ट मामले के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को स्थापित करने में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल भेजा है। केंद्रीय दल राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगा और जमीनी स्थिति का जायजा लेगा और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की सिफारिश करेगा। केंद्र सरकार स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी करके मंकी पॉक्स बीमारी के प्रकोप की ऐसी किसी भी संभावना के मामले में राज्यों के साथ समन्वय करके सक्रिय कदम उठा रही है। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जिसके सामान्य लक्षण बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, खांसी, गले में खराश और शरीर पर चकत्ते इसके प्रमुख लक्षण हैं। संक्रमण के बाद मरीजों में आंख में दर्द और धुंधलापन, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और पेशाब में कमी जैसी समस्या देखने को मिलती है। रोग का संक्रमण रोगी से सीधे शारीरिक संपर्क, शारीरिक संबंध के जरिए या फिर रोगी के उपयोग किए गए कपड़ों से भी फैलता है। रोग के लिए उच्च जोखिम वाली आबादी में कुपोषित बच्चे, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी वाले लोग, यौनकर्मी और समलैंगिक व्यक्ति शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किया। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना चाहिए। मृत या जीवित जंगली जानवरों और अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन एक मेगा शो स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा ला रहा है। इसमें आजादी की लड़ाई के विभिन्न पहलुओं और गुमनाम नायकों की कहानी होगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेगा शो का प्रोमो जारी किया है। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन नए भारत का नया दूरदर्शन के तहत कई बदलाव कर रहा है। सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है। देश के अनेक राज्यों में बारिश का कहर जारी है। गुजरात के कई जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड जैसे जिलों में लोगों का हाल बेहाल है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर चिखली तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। हालांकि नवसारी में पूर्णा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नवसारी के बाढ़ प्रभावित बिलीमोरा क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम बचाव कर अनेक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज चुकी है। आज गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी रहा। राज्य के जूनागढ़, भावनगर, नवसारी, सूरत, तापी, वलसाड में मूसलाधार बारिश हुई। इन जिलों के आसपास जगहों में भी बारिश से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र में भी अनेक हिस्सों में जबरदस्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पालघर, पुणे और सतारा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में आज येलो अलर्ट जारी किया गया। आमतौर पर कम बारिश वाले राज्य राजस्थान में इस साल बारिश कई रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। अब तक प्रदेश में सामान्य से 48% अधिक बारिश हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक बरसात श्रीगंगानगर में 10 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई, जो जिले में 4 दशक में होने वाली सबसे अधिक बारिश है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अनेक हिस्सों में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कर्नाटक में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश के कारण अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में लगातार हो रही बारिश के बाद पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ने से कोच्चि में अलुवा महादेव मंदिर पानी में डूब गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह करीब 11:30 बजे जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। कुल 296 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया है और आगे चलकर इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के लिए हजारों रोजगार का सृजन होगा। बांदा और जालौन जिलों में इस एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। वाराणसी के सैंड आर्टिस्ट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शानदार मॉडल तैयार किया है, जिसमें बुंदेलखंड का इतिहास और संस्कृति को शानदार तरीके से उकेरा गया है। इंडिया रैंकिंग्स 2022 में चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास एक बार फिर देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के तौर पर उभरा है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दूसरा, आईआईटी बॉम्बे को तीसरा, आईआईटी दिल्ली को चौथा और आईआईटी कानपुर को 5वां स्थान हासिल हुआ है। इस साल की इंडिया रैंकिंग्स जारी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले साल से रैंकिंग में नवाचार और उद्यमिता कैटेगरी को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रत्यायन और रैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल होना अनिवार्य होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर विद्यार्थी तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है। इंडिया रैंकिंग्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को पहला, जबकि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दूसरा और जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान, आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान, आईआईएम अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान, दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान और एम्स नई दिल्ली सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान घोषित किया गया। देश में पहली बार आयोजित हुई संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET अंडर ग्रेजुएट 2022, ये प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा भी बन गई। देश के 500 शहरों और देश के बाहर 10 शहरों में शुक्रवार से परीक्षा शुरू हुई। मोहाली, भोपाल, दिल्ली, वाराणसी, गुवाहाटी सहित देश भर के 500 शहरों में पहले चरण में 8,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शिरकत की। ये परीक्षा 16 से 19 और 20 जुलाई को भी होगी। इसका दूसरा चरण अगस्त में 4 और 10 तारीख को आयोजित होगा। दूसरे चरण में कुल 6,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के पूरे पैटर्न को ये परीक्षा बदलकर रख देगी। अब छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं और दाखिला प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा। फिलहाल CUET यूजी के जरिए एक परीक्षा के जरिए ही देश के 86 विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल सकेगा। इनमें 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 12 राज्य विश्वविद्यालय, 11 डीम्ड विश्वविद्यालय और 9 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। साल 2022 की परीक्षा के लिए कुल 14,90,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा के परिणाम के आधार पर इन सभी की मेरिट तैयार होगी और उसी आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय अलॉट किया जाएगा। साल 2022 में इसी परीक्षा के जरिए ही दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला किया जाएगा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में श्रीमती कलाहरी कुमार ने शुक्रवार को कोलकाता में परियोजना 17A के तहत निर्मित दूसरे युद्धपोत दूनागिरी का जलावतरण किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्धपोत देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगा। उन्होंने कहा कि दूनागिरी भी किसी भी स्थिति में अपने काम को अंजाम देने में सक्षम होगा। संसद में देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का आगाज किया। सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्षों ने अनेक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज की बैठक में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा किए जाने को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि सभी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ऑल पार्टी बुलाकर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जाएगी ताकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा न हो। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम अरुणाचल के बॉर्डर का विवाद 7 दशक पुराना है और नामसाई घोषणा आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजी जाएगी। अगर किसी गांव से 15 सितंबर से पहले कोई ठोस प्रस्ताव आता है तो हम उसे भी भेजेंगे। कुछ विवाद रहने पर बातचीत करने के लिए एक अंतरिम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि असम अरुणाचल सीमा मुद्दे को लेकर आज नामसाई में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। उनके दूरदर्शी मार्गदर्शन के कारण ये एक सफल बैठक थी। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सक्रिय नेतृत्व के कारण आज हमें सकारात्मक परिणाम मिले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से सुधौला क्षेत्र में 63वें केंद्रीकृत मिड डे मील किचन के शुभारंभ में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसके शुभारंभ से हमारे बच्चों के जीवन और उनके शारीरिक विकास में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। दिल्ली के अलीपुर में एक गोदाम की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसके लिए बचाव अभियान जारी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ में कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और प्रदेश के बेहतर कानून के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के अवसर तेजी से बढ़े हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगभग 1,20,000 नई एमएसएमई इकाइयां भारत सरकार के उद्योग आधार पंजीकृत पोर्टल पर इस दौरान पंजीकृत हुई हैं। विश्व युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न संगठनों, विभागों और छात्रों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज 1 महीने के दौरे पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह स्थित अपने आवास पर पहुंचे। पटना में पुलिस ने आज दोपहर सब्जी बाग इलाके में एसडीपीआई के परिसरों में छापेमारी की। पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने कथित ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। अजमेर पुलिस ने भड़काऊ भाषण के आरोप में गौहर चिश्ती को गिरफ्तार किया। गौहर चिश्ती को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी। करीमगंज के एसपी ने जानकारी दी है कि एक सूचना के बाद पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद एक कार के फ्यूल टैंक से 500 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। देश की वस्तुओं का निर्यात जून 2022 में 23.52% बढ़कर $40.13 अरब पर पहुंच गया है। आयात में वृद्धि से देश का व्यापार घाटा जून में 172.7% बढ़कर रिकॉर्ड $26.18 अरब पहुंच गया। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में निर्यात 24.51% बढ़कर $118.96 अरब रहा। व्यापार घाटा 31.42 अरब से बढ़कर $70.80 अरब पर पहुंच गया। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने कर्ज पर अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। 1 साल के लिए एमसीएलआर अब बढ़कर 7.5% हो गया है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। केंद्र ने वस्त्र के क्षेत्र में रोजगार और निर्यात बढ़ाने के लिए कर राहत मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष नरेन गोयनका ने कहा है कि सरकार के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्धी हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से स्थायी नीति बनाने में सफलता मिली है। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 4 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को थम गया। आज सेंसेक्स 344 अंक की वृद्धि के साथ 0.65% चढ़कर 53,760 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 110.55 अंक यानी 0.69% की बढ़त के साथ 16,049 अंक पर बंद हुआ। श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राजपक्षे ने कल ईमेल के माध्यम से अपना त्यागपत्र स्पीकर को भेज दिया था। देश में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर चले गए। श्रीलंका स्पीकर ने सभी पार्टियों और सभी राज्यों के अधिकारियों से आपसी सहयोग बढ़ाने और देशवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के त्यागपत्र के बाद प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर है। विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों को सरकार को सौंप दिया।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें काटसा कानून से भारत को विशेष रूप से छूट देने का प्रावधान है। अभी इस विधेयक को कानून बनने के लिए कई चरणों से गुजरना होगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यह विधेयक 99 की तुलना में 330 मतों से पारित हुआ। इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मैट्रेला ने प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के इस्तीफे को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बातचीत के लिए संसद के सामने पेश होने को आमंत्रित किया है। यूक्रेन के विनित्सिया शहर में बृहस्पतिवार को रूस के मिसाइल हमले में 23 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका सहित 40 से अधिक देश यूक्रेन में संदिग्ध युद्ध अपराधों की मिलकर जांच करने पर सहमत हो गए हैं। कोलंबिया के टापाटो में आए भूस्खलन के कारण एक स्कूल में कम से कम 3 बच्चों की मौत हो गई है और 4 अन्य दब गए हैं। दक्षिण पश्चिमी वर्जीनिया में नदी के तट पर बाढ़ के पानी में बहे एप्लाचियन समुदाय के सभी 44 लापता लोगों को बचा लिया गया है। इसराइल के साथ संयुक्त बयान में अमेरिका ने गुरुवार को साफ तौर पर कहा है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा देगा। इसके जवाब में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों द्वारा की गई किसी भी गलती का ईरान की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की हान यू को 17-21, 21-11, 21-19 से शिकस्त दी। साइना नेहवाल को सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारत के एचएस प्रणॉय को सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। बार्सिलोना ने फ्रांस के फॉरवर्ड ओस्मान डेम्बेले के साथ 2 साल के नए अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है। पूर्व जर्मनी के खिलाड़ी मैसूत ओजिल तुर्किश क्लब इस्तांबुल बसाकशेहिर में शामिल हो गए हैं। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर फिल्म फोन भूत का एक मोशन पोस्टर अब सबके सामने आ गया है। इसमें कैटरीना काले कपड़ों में दिखाई दे रही हैं जैसे कि वो किसी तांत्रिक का रोल निभा रही हैं। पोस्टर पर लिखा है भयंकर कॉमेडी, यानी फिल्म में भूत प्रेत के साथ कॉमेडी का भी डबल डोज देखने को मिलेगा। फोन भूत फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी की जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। इंदौर के विनोद जोशी का फिल्मों से लगाव इस कदर है कि इन्होंने किराए के एक कमरे में सिंगल स्क्रीन सिनेमा खड़ा कर दिया है, जिसे वो भारत का पहला इंदौर सिनेमा संग्रहालय कहते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।